द ब्लड टेलीग्राम, निक्सन, किसिंजर और एक भुला दिया गया जेनोसाइड। अध्याय 14। सोवियत सहयोगी। कसाई निक्सन से व्यथित एक भारतीय कार्यकर्ता ने सुनने को तैयार किसी भी व्यक्ति से कहा कि वियतनाम के कसाई ने बांग्लादेश के कसाई के साथ हाथ मिला लिया है और दोनों कसाई एक दूसरे की संगति में सहज महसूस करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक लेखक ने घोषणा की कि याह्या हिटलर जैसे जघन्य अपराधों का दोषी है। प्रचारक जयप्रकाश नारायण ने कटुतापूर्वक घोषणा की कि संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसने कभी ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था, एक प्रमुख औपनिवेशिक शक्ति बन गया है। बढ़ती संख्या में भारतीयों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका एक विरोधी की तरह लगने लगा। भारतीय रणनीतिकार ग्रीस, स्पेन और पुर्तगाल के साथ साथ पाकिस्तान में तानाशाही के लिए अमेरिकी समर्थन से चिंतित थे, जबकि विभिन्न भारतीय अधिकारियों ने वियतनाम और पाकिस्तान के क्रूर शासनों के साथ अमेरिकी समर्थन की तीखी तुलना की। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका पहले भारतीयों के बीच लोकप्रिय था, लेकिन उस देश के बारे में अनुकूल राय रखने वाले भारतीयों का अनुपात अब 2/3 से घटकर आधा रह गया था। सबसे बढ़कर पाकिस्तान को अमेरिकी आपूर्ति के निरंतर प्रवाह से भारतीय क्रोधित थे। संसद ये जानकर आक्रोशित हो गई कि अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को 2 बोइंग 707 विमान पट्टे पर दिए हैं, जिनका इस्तेमाल संभवतः पाकिस्तानी सैनिकों को ढाका पहुंचाने के लिए किया जाएगा। तथ्यों को अक्सर तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, जिसमें झूठी और भड़काऊ भारतीय प्रेस रिपोर्टें भी शामिल थी कि संयुक्त राज्य अमेरिका पश्चिमी पाकिस्तान से सीधे पूर्वी पाकिस्तान में सैनिक भेज रहा है और अमेरिकी हथियार वियतनाम से पाकिस्तान आ रहे हैं। जैसा कि हेनरी किसिंजर ने रिचर्ड निक्सन को समझाया था, पाकिस्तान के प्रति हमारी सैन्य आपूर्ति नीति ने किसी भी अन्य मुद्दे से ज्यादा भारत अमेरिका संबंधों में तीव्र गिरावट में योगदान दिया है। ये एक भावनात्मक रूप से आवेशित और अत्यधिक प्रतीकात्मक सार्वजनिक मुद्दा था, जिसमें कई भारतीय हथियारों की हमारी निरंतर आपूर्ति को बंगालियों के खिलाफ याह्या के अत्याचारों के समर्थन के रूप में देखते थे। वास्तव में भारतीय विदेश मंत्रालय ने गुप्त रूप से तर्क दिया कि हथियारों की खेप के आकार के बावजूद वे पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाई के लिए अमेरिकी समर्थन का प्रतीक थे और इसका पाकिस्तानी सरकार और बंगालियों दोनों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा। यहाँ तक कि सौम्य विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह, जिन्हें निक्सन और किसिंजर ने कई बार फटकार लगाई थी, ने संसद में गरजते हुए कहा कि अमेरिकी हथियारों की आपूर्ति बांग्लादेश में नरसंहार को बढ़ावा देने और पाकिस्तान के सैन्य शासकों द्वारा अत्याचारों को जारी रखने को प्रोत्साहित करने के समान है। ये पश्चिमी पाकिस्तान के सैन्य शासकों द्वारा बांग्लादेश के लोगों के खिलाफ हस्तक्षेप करने के समान भी है। दिल्ली से अमेरिकी राजदूत केनेथ कीटिंग ने गहराते अमेरिकी विरोधी भावना के बारे में एक लंबी और चिंताजनक रिपोर्ट भेजी, जिसका शीर्षक था, हालांकि गलत तरीके से ऊपर जाने के अलावा कोई जगह नहीं है। अमेरिकी अब इस पुरानी धारणा पर भरोसा नहीं कर सकते थे कि भारतीय अपने देश से अटूट प्रेम करते हैं। उन्हें शत्रुतापूर्ण पत्रों की बौछार मिली, जिसमें लोकतंत्र को कुचलने में मदद करने, हथियारों को हथियार देने और धीरे धीरे नरसंहार का मूक दर्शक बने रहने के लिए अमेरिका की निंदा की गई थी। वो और उनके कर्मचारी जहां भी गए, उन्हें सभी स्तरों और वर्गों के भारतीयों द्वारा फटकार लगाई गई, एक शीर्ष जनरल से लेकर पंजाब के एक बुजुर्ग नौकर तक, जो अपने घर में एक अमेरिकी की उपस्थिति से नाराज था। निक्सन प्रशासन न केवल इंदिरा गांधी, न केवल पीएन हक्सर और डीपी धर जैसे सोवियत समर्थक अधिकारियों, न केवल वामपंथी अभिजात वर्ग और पत्रकारों, बल्कि पूरे लोकतांत्रिक समाज को भी लगातार अलग थलग कर रहा था। भारत सोवियत मैत्री संधि। इंदिरा गांधी ने पश्चिमी राजधानियों की अंतिम यात्रा करने का फैसला किया। हक्सर ने प्रधानमंत्री से पश्चिम की यात्रा करने का आग्रह करते हुए उन्हें मास्को में जन स्वागत समारोह के लिए सोवियत प्रधानमंत्री एलेक्सी कोसिगिन के निमंत्रण को स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया। सोवियत संघ के साथ भारत के संबंध फल फूल रहे थे और मास्को स्थित भारतीय दूतावास वहां के उत्साही माहौल से प्रसन्न था। धर, जो हाल तक मास्को में भारत के राजदूत थे, द्वारा महीनों की पैरवी के बावजूद गांधी ने सोवियत संघ के साथ मैत्री संधि पर हस्ताक्षर करने में कोई विशेष जल्दबाजी नहीं दिखाई थी। लेकिन अब उन्हें पाकिस्तान के साथ युद्ध की आशंका का सामना करना पड़ रहा था, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका स्पष्ट रूप से शत्रुतापूर्ण लग रहा था। किसिंजर की बीजिंग यात्रा के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन भारत के विरुद्ध एकजुट हो सकते थे। इसलिए अगस्त की शुरुआत में धर संधि को अंतिम रूप देने के लिए भारत से मास्को लौट आए। गृह राज्य मंत्री केसी पंत का कहना है कि यह एक व्यवहारिक कदम था, जो आवश्यक था क्योंकि भारत युद्ध की तैयारी कर रहा था। मास्को में अपनी बैठकों में धर ने जोशीले भाषण दिए।
उन्होंने बहुसंख्यकों के नरसंहार के लिए पाकिस्तान की ओर हथियारों की खेप भेजकर उसका समर्थन करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की निंदा की। उन्होंने कहा कि अमेरिका और पाकिस्तान इस संधि से नाराज होंगे। महान मित्रताएं बड़ी ईर्ष्या को आमंत्रित करती हैं। हालांकि आज कई भारतीय जरूरत के समय सोवियत संघ के सहयोग को याद करते हैं, लेकिन सोवियत नेतृत्व भारत के युद्ध की ओर बढ़ते कदम के प्रति उदासीन था। पूरे संकट के दौरान लियोनिद ब्रेजनेव का शासन युद्ध के प्रति आशंकित रहा और विघटित पाकिस्तान के संभावित परिणामों के बारे में चिंतित नहीं था। सोवियत संघ बांग्लादेश को मान्यता देने वाला नहीं था। मुक्ति वाहिनी विद्रोहियों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए कोसिगिन ने असहज रूप से सुझाव दिया कि भारत अपनी सीमाओं पर हो रही घटनाओं के बारे में पूरी गोपनीयता बनाए रखे। युद्ध की स्थिति में सोवियत समर्थन का वादा तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने भारत से अपनी सेना को मजबूत करने का आग्रह किया। इस चरमोत्कर्ष पर भी उन्होंने शांति बनाए रखने की परम आवश्यकता पर जोर दिया और स्पष्ट रूप से कहा कि युद्ध भारत के हित में नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर दोनों राज्य असहमत थे। फिर भी 8 अगस्त को सोवियत विदेश मंत्री आंद्रेई ग्रोमिको संधि पर हस्ताक्षर के लिए दिल्ली में थे। हक्सर ने उत्साहपूर्वक गांधी से कहा कि यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षण था। मुक्ति वाहिनी को भारत द्वारा प्रायोजित करने की बात स्वीकार करते हुए हक्सर सोवियत संघ को स्वतंत्रता सेनानियों का समर्थन करने की कीमत के बारे में निजी तौर पर बताने में सहज थे। हक्सर ने सोवियत संघ को पाकिस्तान की कार्रवाई की क्रूरता और भारत की लोकतांत्रिक सरकार पर जनता के दबाव की याद दिलाई। ये बात ग्रोमिको, जो एक बेहद खराब मानवाधिकार रिकॉर्ड वाले अत्याचारी राज्य का प्रतिनिधित्व करते थे, शायद पूरी तरह से नहीं समझ पाए थे। सबसे बढ़कर हक्सर सोवियत समर्थन पाकर खुश थे, जिससे ये जोखिम टल गया कि चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के सामान्य समर्थन से उत्साहित पाकिस्तानी सैन्य शासन वास्तव में संघर्ष को जन्म दे सकता है। गांधी और हक्सर दोनों अच्छी तरह समझते थे कि सोवियत गठबंधन निश्चित रूप से राष्ट्रपति निक्सन और चीनियों को भी नाराज करेगा। गांधी ने इस सोवियत समझौते के 2 उत्साही रचनाकारों हक्सर और धर और सोवियत समर्थक विदेश सचिव की एन कॉल के साथ ग्रोमिको का दिल्ली में गर्मजोशी से स्वागत किया। भारतीय आक्रमण के बारे में सोवियत चिंताओं को दूर करने की कोशिश करते हुए उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि यह संधि शांति स्थापित करने में मदद करेगी। लेकिन उन्होंने ग्रोमिको से ये भी कहा कि उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे बाकी भारतीय मानवता एक द्वीप पर उग्रवादी रुख अपनाने के लिए दबाव डाल रही है। हक्सर को युद्ध रोकने या भारत को युद्ध जीतने में मदद करने के लिए सोवियत सहायता की उम्मीद थी। लेकिन जहां तक भारतीय दस्तावेजी रिकॉर्ड बताते हैं, जबकि भारतीय सेना स्पष्ट रूप से युद्ध में जाने के लिए किसी प्रकार की अनुमति मांग रही थी, ग्रोमिको ने इनकार कर दिया। उन्होंने भारतीय सेना की एक शांतिप्रिय राज्य की सेना के रूप में प्रशंसा की और कहा कि शांति का पक्षधर कोई भी व्यक्ति इस संधि को नापसंद नहीं कर सकता। फिर भी ग्रोमिको उपहार लेकर आए। शरणार्थियों की राहत के लिए सोवियत सहायता काफी कंजूस थी, लेकिन इसने सीमित मात्रा में हथियार उपलब्ध कराए, तोपखाने, गश्ती जहाज, सैन्य हेलीकॉप्टर। इनमें से कोई भी आसन्न युद्ध के लिए समय पर उपलब्ध नहीं होगा। एक परमाणु सशस्त्र उपमहाद्वीप की भयावह भविष्यवाणी करते हुए ग्रोमिको ने परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण विकास के लिए टनों भारी जल की पेशकश की। 9 अगस्त को स्वर्ण सिंह और ग्रोमिको ने शांति, मित्रता और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए। इन सबके बावजूद यह एक निरर्थक दस्तावेज था, जिसमें ईमानदारी से मित्रता, अच्छे पड़ोसी और व्यापक सहयोग का वादा किया गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि इसमें एक अनुच्छेद था जिसमें घोषणा की गई थी कि यदि किसी भी देश पर हमला होता है तो दूसरा देश ऐसे खतरे को दूर करने और अपने देशों की शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित, प्रभावी उपाय करने के लिए एक दूसरे से परामर्श करेगा। ये रक्षा के वास्तविक वादे से कम था, लेकिन जैसा कि मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास ने गर्व से कहा, इसे व्यापक रूप से चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए एक निवारक चेतावनी के रूप में देखा गया। आज भी कई भारतीय सोवियत संधि को एक गौरवशाली अवसर के रूप में याद करते हैं, जब एक मजबूत विदेशी सहयोगी ने सबसे कठिन समय में अपनी क्षमता साबित की। हक्सर ने लिखा कि कई उम्मीदें जगेंगी। भारतीय राजनयिकों ने बताया कि इस संधि ने इस्लामाबाद को वास्तविकता का एहसास दिलाया। मेजर जनरल जेकब फर्ज राफेल जेकब कहते हैं, रूसियों ने हमारी बहुत मदद की। मैं हमेशा इसकी सराहना करूंगा। मेरे पास रूसियों के लिए बहुत समय है। सोवियत संघ ने निश्चित रूप से मदद के तरीके खोज निकाले। निक्सन की आगामी चीन यात्रा से उत्पन्न खतरों के बारे में भारत को आगाह करना, मुजीब के मुकदमे के बारे में भारत की शिकायतों का तुरंत समर्थन करना, ग्रोमिको द्वारा पाकिस्तान यात्रा रद्द करने पर सहमति जताना, बशर्ते इसका मतलब युद्ध को और बढ़ाना न हो।
लेकिन तमाम तामझाम के बावजूद ये संधि ब्रेजनेव और गांधी सरकारों के बीच की गहरी खाई को पाट नहीं पाए। सोवियत संघ चाहता था कि भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध से बचे। भारत सरकार सफलता के इस पल का आनंद ले रही थी। बंगाल संकट से पहले भारतीय अधिकारियों को गुटनिरपेक्षता पर इस आघात के बारे में घरेलू शिकायतों की उम्मीद थी, लेकिन अब एक फीकी विदेश नीति पर महीनों की संसदीय खींचतान के बाद इस साहसिक कदम ने गांधी सरकार को गर्व करने का एक कारण दिया। संसद ने तुरंत संधि को मंजूरी दे दी और यहाँ तक कि जयप्रकाश नारायण, जो हमेशा गांधी जी की आंखों में खटकते रहे, ने भी इसका स्वागत किया। हालांकि उन्होंने चिढ़कर यह भी कहा कि सरकार के लिए बांग्लादेश को मान्यता देने का समय आ गया है। फिर भी संसद में कुछ लोग कम उत्साहित थे और शिकायत कर रहे थे कि यह संधि भारत की स्वतंत्रता को सीमित कर देगी। जनसंघ संशय में था। एक प्रतिद्वंद्वी विधायक ने इस खतरे की चेतावनी दी कि अंग्रेजों को खदेड़ने के बाद भारत एक तरह का सोवियत उपनिवेश बन सकता है। एक अन्य लोकसभा सदस्य ने चेतावनी दी कि हंगरी और चेकोस्लोवाकिया ने सोवियत टैंकों द्वारा कुचले जाने से पहले ऐसी ही संधियों पर हस्ताक्षर किए थे। गांधी सरकार ने जोर देकर कहा कि यह संधि उसकी गुटनिरपेक्षता की नीति को मजबूत करेगी। मानो शब्दों का जादू एक महाशक्ति के साथ दूसरी महाशक्ति के विरुद्ध संधि पर हस्ताक्षर करने के स्पष्ट अर्थ को धुंधला कर दे। गुटनिरपेक्षता के नेहरूवादी आदर्श ने भारत को शीत युद्ध से अलग खड़ा होने की कल्पना की थी, लेकिन अब संकट ने दोनों महाशक्तियों के साथ साथ चीन को भी अपनी चपेट में ले लिया था। चीन और भारत के सोवियत गठबंधन के प्रति व्हाइट हाउस के खुलेपन के साथ शीत युद्ध ने उपमहाद्वीप को अपनी गिरफ्त में ले लिया। हिटलर के अत्याचार से भागते शरणार्थी। सोवियत गठबंधन से बहुत पहले निक्सन सोवियत संघ के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों से नाराज थे। अब वे क्रोधित हो गए थे। उन्होंने धमकी दी कि अगर वे भारतीय होते तो मुझे बहुत चिंता होती कि मेरा महान अच्छा दोस्त सोवियत है और चीनी वहां बैठे हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका बहुत दूर है। सोवियत संघ के छोटे सौदे को खारिज करने की कोशिश करने के बाद निक्सन ने तीखे शब्दों में कहा कि सोवियत संघ उपमहाद्वीप में युद्ध शुरू करने में मदद कर सकता है। किसिंजर को बंगाली राष्ट्रवाद की जटिल राजनीति में कभी कोई खास दिलचस्पी नहीं रही थी, लेकिन अब स्थिति शीत युद्ध के चिरपरिचित अखाड़े में पहुंच गई थी। अब ये संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के सहयोगियों के बीच एक प्रतियोगिता जैसा लग रहा था। उन्होंने बाद में लिखा, इस संधि के साथ मास्को ने बारूद के ढेर में जलती हुई माचिस फेंक दी है। उन्होंने तीखी टिप्पणी की कि इस संधि के अस्तित्व मात्र से ही भारत के गुटनिरपेक्षता के प्रिय सिद्धांत को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया गया। फिलहाल उन्होंने सोवियत इरादों के प्रति अपेक्षाकृत सौम्य दृष्टिकोण अपनाया, ये सुझाव देते हुए कि सोवियत पाकिस्तान और भारत को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सोवियत समर्थन भारतीयों को पाकिस्तान से भिड़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकता था, जिससे युद्ध की संभावना बढ़ सकती थी। व्यवहारिक राजनीति में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए किसिंजर ने बाद में कहा कि अगर भारतीय रूसी खेमे में चले गए तो इससे चीन हमारी ओर आकर्षित होगा, जो कोई भी शीत युद्ध को लोकतंत्र बनाम तानाशाही की एक सहज प्रतियोगिता समझने की भूल करता था, उसके लिए यह एक उलटफेर था। इस बात पर जोर देते हुए वाशिंगटन में सोवियत राजदूत ने व्यंग्यात्मक लहजे में किसिंजर से कहा कि यह विडंबना ही है कि सोवियत संघ लोकतंत्र के स्तंभ के साथ खड़ा है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका चीन के साथ खड़ा है। बाद में किसिंजर ने 1848 के एक ऑस्ट्रियाई राजनेता के शब्दों को दोहराते हुए कहा कि सोवियत संघ भारतीयों की कृतघ्नता की गहराई जानकर आश्चर्यचकित होगा। दरअसल दिल्ली में पीएम अक्सर अपनी कृतज्ञता में अतिशयोक्ति कर रहे थे। गांधी के लिए भाषण तैयार करते हुए उन्होंने अमेरिकियों पर तीखा प्रहार किया। बांग्लादेश लोगों और सरकारों के पेशे की परीक्षा है। यह उन सभी के विवेक की परीक्षा है जो मानव स्वतंत्रता और सम्मान की परवाह करते हैं। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका पर निशाना साधा। क्या बांग्लादेश के 75 करोड़ लोगों को जीने का अधिकार है? क्या एक छोटा सा अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों पर अत्याचार कर सकता है? क्या इस अल्पसंख्यक को दूसरे देशों से हथियार और राजनीतिक लाभ मिलते रहना उचित है? गांधी ने अधिक चतुराई से क्षति नियंत्रण की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से समझा। वो अक्सर या धर की तरह सोवियत संघ के प्रति आसक्त नहीं थी और गुटनिरपेक्षता से इस मोड़ को स्वीकार करने के लिए उन्हें कुछ समझाने बुझाने की जरूरत पड़ी। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ ऐसी ही मैत्री संधि की पेशकश भी नहीं की जैसा कि कॉल ने सुझाया था, लेकिन 7 अगस्त को सोवियत संधि पर हस्ताक्षर से ठीक 2 दिन पहले उन्होंने आखिरकार वाशिंगटन की राजकीय यात्रा के लिए निक्सन प्रशासन के निमंत्रण को स्वीकार करने के लिए खुद को तैयार कर लिया। उन्होंने अभी तक निक्सन के 2 पत्रों का जवाब नहीं दिया था। 1 मई में और दूसरा जुलाई में किसिंजर द्वारा दिल्ली में व्यक्तिगत रूप से उन्हें दिया गया था।
संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति अपने पत्रों के उत्तर थोड़े समय पर प्राप्त करने के आदी है। किसिंजर ने बाद में स्वीकार किया कि गांधी का ये दौरा एक हल्के से अपराध बोध से प्रेरित था। उन्होंने कहा, हम भारत को सोवियत खेमे में नहीं देखना चाहते, भले ही भारतीय जानबूझकर एक मनगढ़ंत संकट पैदा करके खुद को वहां धकेल रहे हो। बाद में गांधी ने अपने गुरु नेल्सन रॉकफेलर के माध्यम से किसिंजर को संदेश भेजा कि यह संधि केवल अल्पकालिक लाभ का मामला है। जब रॉकफेलर ने समझौते के लिए उनकी आलोचना की और पूछा कि उन्होंने अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में क्यों रखे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, अगर कोई और टोकरी होती तो हम ऐसा नहीं करते। भारत की पहुंच अन्य तरीकों से भी अनाड़ी थी। एक और संदिग्ध संकेत में भारतीय राजदूत ने गांधी का पत्र किसिंजर को सौंपा, जिसमें संधि पर हस्ताक्षर के दिन उन्हें व्हाइट हाउस आमंत्रित किया गया था। किसिंजर ने इस असहजता को चिढ़ के साथ देखा। सोवियत समर्थन के कारण भारत को युद्ध में उलझाने के प्रति आगाह करते हुए उन्होंने भारत को सोवियत संघ का एक राजनयिक अंग बनाने की संभावना पर आपत्ति जताई। भारतीय राजदूत ने संधि के लिए वामपंथी हक्सर को तुरंत दोषी ठहराया और किसिंजर को आश्वस्त किया कि गांधी का पत्र सुलह का था। किसिंजर को उनका लहजा संयमित और थोड़ा रक्षात्मक लगा। जाहिर तौर पर अभी तक संयुक्त राज्य अमेरिका को अस्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, लेकिन हक्सर का उन्हें लिखा पत्र दृढ़ था। उन्हें याह्या की ओर से राजनीतिक समझौते के कोई संकेत नहीं दिखे। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान को अमेरिका द्वारा हथियारों की एक नई खेप की हालिया खबर से भारत बेहद शर्मिंदा है। उन्होंने इस बात पर विरोध जताया कि आइजनहावर के समय से ही अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ होता रहा है और अब पूर्वी पाकिस्तानियों के खिलाफ भी किया जा रहा है, जिनका एकमात्र पाप याह्या द्वारा वादा किए गए लोकतंत्र में विश्वास करना था। और भारत पाकिस्तान सीमा के दोनों ओर संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षकों को तैनात करने के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए, जिसके बारे में वे और हक्सर जानते थे कि यह मुक्ति वाहिनी के गुरिल्ला युद्ध को भारत द्वारा गुप्त रूप से प्रायोजित करने में बाधा डाल सकता है, वे चौंकाने वाले बयानबाजी के शिखर पर पहुंच गए। क्या राष्ट्र संघ के पर्यवेक्षक हिटलर के अत्याचार से भाग रहे शरणार्थियों को वापस लौटने के लिए राजी कर सकते थे, जबकि यहूदियों और नाजीवाद के राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ नरसंहार बेरोकटोक जारी था? यह नाजी छवि का पहला भारतीय प्रयोग नहीं था। अनगिनत भारतीय अधिकारियों ने पाकिस्तान पर नरसंहार का आरोप लगाया था। जयप्रकाश नारायण ने इस्लामाबाद में एक हिटलरवादी जुंटा की बात की थी और हक्सर ने निजी तौर पर लिखा था कि पाकिस्तान का प्रचार हमेशा की तरह गोएबल्स द्वारा स्थापित पैटर्न पर आधारित है। लेकिन यहाँ भारत की प्रधानमंत्री थी, जिन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को लिखे एक औपचारिक पत्र में एक अमेरिकी सहयोगी की तुलना नाजी जर्मनी से की थी। सीमा सुरक्षा बल प्रमुख KF रुस्तम जी की डायरियों के अनुसार इंदिरा गांधी अब पाकिस्तान पर हमले का आदेश देने की योजना बना रही थी, जिन्होंने मुक्ति वाहिनी का समर्थन करने के लिए बहुत कुछ किया था। जनरल सैम मानेकशॉ और अन्य सेना प्रमुख जानते थे कि उन्हें युद्ध के लिए तैयार रहना होगा, लेकिन वे नहीं जानते थे कि गांधी के मन में क्या है। इसी कारण अगस्त के अंत में सोवियत समझौते पर हस्ताक्षर के तुरंत बाद वो पश्चिम बंगाल के एक सैन्य मुख्यालय गईं, ताकि वहां के सेना प्रमुखों से मिल सके और कुछ और शरणार्थी शिविरों का दौरा कर सके। उन्होंने पश्चिम बंगाल में पास के मुक्ति वाहिनी प्रशिक्षण शिविर को देखने का अनुरोध किया। भीषण बारिश में प्रधानमंत्री 2 चिंतित वरिष्ठ सीमा सुरक्षा बल कर्मियों के साथ एक जीप में सवार हुई। रास्ते में एक खाई पार करते हुए वह आश्चर्यजनक रूप से फुर्तीली साबित हुई। उन्होंने वहां प्रशिक्षण ले रहे विद्रोहियों से मुलाकात की और उन्हें कुछ आश्वासन दिए। अपनी असाधारण यात्रा से लौटने पर उन्होंने सीमा सुरक्षा बल के एक वरिष्ठ अधिकारी को एक तरफ ले जाकर साफ शब्दों में पूछा, इस रफ्तार से आपको ढाका पहुंचने की उम्मीद कब है? उन्होंने जवाब दिया, कभी नहीं, भारतीय सेना के बिना तो बिल्कुल नहीं। सीमा सुरक्षा बल पाकिस्तान के कवच और तोपखाने या उसकी वायु सेना का सामना नहीं कर सकता था। उन्हें उनका मुकाबला करने के लिए भारतीय थल सेना और वायु सेना की जरूरत होगी। गांधी सहमत हो गई। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की चिंता है कि पश्चिम से पाकिस्तानी सेना के हमले का मुकाबला कैसे किया जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए पर्याप्त सूखी जमीन और टैंकों के संचालन के लिए कुछ आड़ की जरूरत होगी। वो सहमत हो गई। उन्होंने पूछा कि उन्हें उनसे हरी झंडी कब मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, नवंबर के तीसरे हफ्ते में।